वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जब आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में एज ए टैक्स असिस्टेंट सेलेक्ट होते हैं तो आपको प्रमोशन के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं। तो बात करते हैं कन्फर्मेशन एग्ज़ाम की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कन्फर्मेशन एग्ज़ाम ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटेड टैक्स असिस्टेंट इन CBIC। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन आता है वो आता है NAICN, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, इस वेबसाइट में आपको नोटिफिकेशन का फॉर्म आता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इस वेबसाइट पर ही आपके जो भी मार्क्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, वो सारे डिस्प्ले किए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे चल के आंसर शीट की। ठीक है, तो आंसर शीट जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि द आंसर शीट शैल कंटेन आइदर इन प्रिंटेड फॉर्म और बाई एफिक्सिंग रबर स्टैम्प द फॉलोइंग पर्टिकुलर। ठीक है, क्या क्या रहता है? नेम ऑफ एग्जामिनेशंस, रोल नंबर, नेम ऑफ सेंटर, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, नेम ऑफ पेपर एंड सब्जेक्ट, फिर नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री लूज आंसर शीट। ठीक है, फिर आता है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, ठीक, मार्क ऑब्टेन्ड एंड सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके आंसर शीट में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट क्या करता है कि अगर आंसर शीट में अपना वो नाम या अपनी सिग्नेचर करता है तो वो उस कैंडिडेट का एग्ज़ाम जो है वो पूरी तरीके से कैंसिल माना जाएगा, जो कि ये लाइन आपकी शो हो रही है। ठीक है, ये देखिए, ये लाइन आप अच्छे से ये वाली आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं पेपर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि इसमें टोटल 6 पेपर्स होते हैं। ठीक है, 5 होते हैं आपके जो एक्साइज के, और जो लास्ट 6 पेपर आपका होता है वो होता है लैंग्वेज का, मतलब हिंदी का। ठीक है, तो उसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से पेपर्स होते हैं। पेपर फर्स्ट है कस्टम्स लॉ विथ बुक्स। कितने मार्क्स का? 100 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, पासिंग 50 होता है। पेपर सेकंड प्रोसीजर एंड लोकल ऑर्डर्स ऑफ द कस्टम हाउस ओनली फॉर टैक्स असिस्टेंट इन कस्टम डिपार्टमेंट। ठीक है, ये आपका होता है 100 मार्क्स का, पासिंग 50। फिर आता है सेकंड कभी सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स वैल्यूएशन ETC ओनली फॉर टैक्स असिस्टेंट इन सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये इसमें भी आपका 100 मैक्सिमम मार्क्स होता है, पासिंग 50। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 4 की। तो पेपर 4 में आपका आता है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड प्रोफिशिएंसी यूज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, ये आपका 100 मार्क्स का, पासिंग 50। पेपर आपका है फोर्थ इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल ज्योग्राफी एंड जनरल नॉलेज, 150। ठीक है, फिर 6 आपका है एडमिनिस्ट्रेशन विथ बुक्स एक्सेप्ट द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964, 100 मैक्सिमम, पासिंग। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको पेपर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आपका लास्ट पेपर कौन सा होता है। लास्ट पेपर आपका होता है हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी का पेपर भी आपका 100 मार्क्स का ही होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन डिवाइड कैसे होता है? रिटन पेपर जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है और रीडिंग के लिए आपके 20 मार्क्स होते हैं। ठीक है, पासिंग आपका होता है 50 मार्क्स का, टोटल मार्क्स 100। ठीक है, तो ये हिंदी का एग्ज़ाम उन कैंडिडेट्स को नहीं देना होता है जिनके 10th में उन्होंने हिंदी ली होती है या 12th में उन्होंने हिंदी ली होती है। ठीक है, तो जिन्होंने हिंदी ली है वो फॉर्म भरते समय अपनी 10th या 12th की मार्कशीट जिसमें हिंदी एज ए सब्जेक्ट मेंशन हो वो लगाना मत भूलें। अगर वो नहीं लगा पाते हैं तो वो एग्ज़ाम में भी जाके दिखा सकते हैं कि मैंने 10th या 12th में हिंदी ली हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले देख लीजिए कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो है वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटेड टैक्स असिस्टेंट्स के लिए है, वो भी कन्फर्मेशन एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में जितने भी पेपर्स आपके हैं वो सारे 100 मार्क्स के हैं और सब में
पासिंग मार्क्स कितने हैं 50, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पेपर फर्स्ट आपका होता है, आपने अभी पढ़ा भी है, कस्टम्स लॉ, ठीक है। और ये कैसे होता है, विद बुक्स, मतलब बुक के साथ आपको ये पेपर देना होता है और आपका टाइमिंग होती है 3 आवर्स की। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, पहले ही आती है आपका कस्टम एक्ट 1962, ठीक है। जो भी कस्टम्स एक्ट 1962 में है, ठीक है, वो आपको पूरे पढ़ने होते हैं। मतलब 1962 में जो 52 जो है वो बहुत आपको कस्टम में क्या कहता है, कैसे क्या चीज़ें होती है, वो आपको पूरा पढ़ना होता है, ठीक है। फिर कस्टम्स मैनुअल आपको पढ़ने होते हैं, जो भी लेटेस्ट एडिशन में। अब होता क्या है कि डेली कुछ ना कुछ रूल्स आया करते हैं सीजी सेंट्रल की तरफ से। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, जो भी लेटेस्ट डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के अगर पहले कोई भी लेटेस्ट एडिशन की बुक आई है तो उसको आप लेके पढ़ सकते हैं। ये ईजिली आपके OES के पास अवेलेबल होगी, ठीक है। फिर थर्ड आपका है कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। अब इसमें आपका क्या होता है, जो एक्ट 1975 का है, इसमें 51 जो है वो आपको अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये है पेपर फर्स्ट का क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम आपको 3 आवर्स के अंदर अंदर पूरा करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड जैसा कि आपको पता है कौन सा है, प्रोसीजर एंड लोकल ऑर्डर्स ऑफ द कस्टम्स, ठीक है। और ये जो पेपर है ये सिर्फ उन टैक्स असिस्टेंट के लिए है जो कस्टम्स में सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम पेपर सेकंड में ऑफिस मैनुअल्स रिलेटिंग टू, ठीक है। ऑफिस मैनुअल्स जो होते हैं उनके बारे में। पहली चीज़ इंपोर्ट क्या होता है, सेकंड एक्सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, पहली चीज़ इंपोर्ट क्या होता है, फिर एक्सपोर्ट क्या होता है, तीसरा बॉन्ड आपके कौन कौन से होते हैं, ड्रॉबैक्स का कौन कौन से होते हैं, फिफ्थ आपका है कैश एंड अकाउंट्स कौन कौन सा होता है, फिर होता है आपका इंटरनल ऑडिट कैसे होता है इसके बारे में, फिर आता है आपका मैनिफेस्ट क्लियरेंस का आता है, फिर 8th आपका होता है करस्पॉन्डेंस रिकॉर्ड का आता है, 9th आपका रिफंड का आता है, और 10th आपका क्या होता है, लोकल सप्लायर सप्लीमेंट टू द इंडियन कस्टम्स मैनुअल, ठीक है। अब फिर ये आपने 10th हो गए। नेक्स्ट आपका जो 11th है वो आपका क्या आता है कि रूल्स एंड ऑर्डर्स इन फोर्स इन द कस्टम हाउस विच आर इंक्लूडेड इन द स्टैंडिंग एंड द डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस रिलेटिंग टू पर्टिकुलर कस्टम हाउस विच आर कंटेन इन द मैनुअल ऑफ कस्टम्स हाउस। मतलब जो भी रूल्स एंड ऑर्डर्स इन्फोर्स होते हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। इसके साथ साथ जो भी आपके डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ मतलब रिलेटिंग टू कस्टम्स, मतलब कस्टम हाउस के रिलेटिंग जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने होते हैं, जो कि आपको कस्टम्स हाउस की जो भी एक मैनुअल्स होते हैं उसमें आपको प्रॉपर मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पेपर सेकंड की, जो कि होता है सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स एवेल्यूएशन वालों के लिए। मतलब अभी जो पेपर था वो कस्टम्स में जो टीए होते हैं उनके लिए, अब जो है जो सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स वैल्यूएशन में जो होते हैं उनके लिए पेपर्स हैं, ठीक है, जैसा कि इसमें दिया गया है, ठीक है। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले आपका है कि सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, ठीक है। 1944 एक्ट जो है उनमें 1954 का जो पहला एक्ट है वो आपको अच्छे से पढ़ना होता है। दूसरा होता है सेनवेट क्रेडिट रूल्स 2005, ये आपको पढ़ना होता है, ठीक है। मतलब सेनवेट क्रेडिट रूल्स में आपका क्या क्या आता है, क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, पूरी कंप्लीट आपको स्टडी करनी होती है। थर्ड आपका होता है सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985। 1985 एक्ट क्या होता है, इसके साथ ही साथ 1986 का जो 5th कॉलम है वो आपको अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है। फिर आपका होता है फोर्थ आपका सेंट्रल एक्साइज रूल्स 2002, ठीक है। फिफ्थ आपका है प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्विस टैक्स इन द फाइनेंस एक्ट 1994। फिर आपका आता है द सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एक्साइजेबल गुड्स रूल 2000। मतलब सेंट्रल एक्साइज का मतलब जो भी एक्साइज टैक्स होता है उसका वैल्यूएशन करना प्राइस के हिसाब से। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी गुड्स है वो किस प्राइस के अकॉर्डिंग उसका वैल्यूएशन होगा वो पूरा आपको रूल पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया
सेंट्रल एक्साइज का टीए के लिए, ठीक है। पेपर सेकंड। अब बात करते हैं पेपर 6 की, ठीक है। तो पेपर 6 में आपका सबसे पहले, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि टाइम 2 आवर्स का होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपका जो भी एग्ज़ाम होता है वो आपका हिंदी में रहता है। तो आपका हिंदी में, जैसा कि मैंने बताया कि 80 जो आपको होता है वो रिटन मार्क्स, 80 मार्क्स रिटन में होते हैं और 20 रीडिंग के होते हैं, ठीक है। तो रिटन में आपका क्या क्या आता है, ट्रांसलेशन करना, एक पैसेज का ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी में करना होता है और फिर हिंदी टू इंग्लिश में, जिससे प्रॉपर आपको पता चल पाए कि आपको इंग्लिश से हिंदी आप प्रॉपर जानते हैं और हिंदी से इंग्लिश आप प्रॉपर जानते हैं, ठीक है। सेकंड आता है करेक्शन ऑफ सेंटेंस एंड गिविंग हिंदी वर्ड्स इक्विवेलेंट फॉर इंग्लिश वर्ड, मतलब आपको सेंटेंस करेक्ट करने होते हैं, इसके साथ ही साथ हिंदी वर्ड को आपको इंग्लिश वर्ड में पूरा पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ हिंदी पैसेज आता है आपका, कन्वर्सेशन के लिए आपका आता है रीडिंग ऑफ पेटिशंस एंड डॉक्यूमेंट रिटन इन मैन्युस्क्रिप्ट इन हिंदी, मतलब इसके साथ ही साथ आपको हिंदी में कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स या पेटिशन लिखा हुआ है उसको पढ़ना आना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपका ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, ठीक है, इसमें आपका जो लैंग्वेज एक्ट है 1963, 96 के 19th कॉलम में जो आपका एक्ट है वो आपको पढ़ना होता है। इसके साथ ही साथ मतलब हिंदी रूल्स एंड रेगुलेशंस का आपको बहुत ही अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, मतलब डीप नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप चाहो तो इन बुक्स को भी पढ़ सकते हो, ये बुक्स सजेस्ट करी गई हैं, ठीक है। पहली बुक है राष्ट्रीय भाषा पार्ट 1 to 4, ठीक है। इसके पब्लिशर्स जो है वो इंडियन प्रेस लिमिटेड इलाहाबाद। सेकंड है आपका हिंदी रचना पार्ट 1 to 3, इसके जो पब्लिशर है वो है दैनिक भारत हिंदुस्तानी प्रचार सभा मद्रास, ठीक है। थर्ड आपका है हिंदी इन 30 डेज, इसके पब्लिशर्स हैं पंडित दुलारी लाल भार्गवा, गंगा फाइन आर्ट्स प्रेस लखनऊ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपका जो 6th पेपर होता है हिंदी का उसके लिए, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो भी कैंडिडेट्स 10th या 12th में हिंदी लिए हुए हैं वो अपनी मार्कशीट सबमिट करके इस पेपर से बच सकते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और इसके साथ ही साथ किसी को भी कोई क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आपके जो भी 3rd और 4th और 5th पेपर्स बचे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।